हम शाम होने तक उसी जगह झाड़ियों में छुपे रहे। कुछ ही देर बाद शाम का धुंधलका रात के पहले अंधेरों में तब्दील हो गया तो हम झाड़ी में से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गए और स्टेशन की तरफ रेंगना शुरू कर दिया, जिसकी रोशनियां हमें कुछ फासले पर साफ नजर आ रही थीं। हम बड़े इत्मीनान से स्टेशन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उसी तरह हम स्टेशन के करीब आ गए। जो ट्रेन भोपाल की तरफ से आई थी वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों का रश भी था। मैंने दुर्गा से कहा, हमें दूसरी तरफ से होकर प्लेटफॉर्म पर किसी जगह छुपना होगा। फिर जब दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आएगी तो उसकी छत पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। दुर्गा ने कहा, भगवान करे कि वो गाड़ी भोपाल की तरफ ही जा रही हो। हम रेलवे लाइनों को अबूर करके आगे की तरफ रेंगते हुए प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर पहुंचकर प्लेटफॉर्म के अकब की जानिब हो गए, जहां प्लेटफॉर्म पर सामान पड़ा हुआ था। ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। हम सामान के क्रेटों के पीछे छुप कर बैठ गए। उस तरफ कोई मुसाफिर या कोई दूसरा शख्स नहीं आता था। हम बड़े इत्मीनान से बैठे थे। इतने में ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजाई, इंजन ने विसल दिया और ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन गुजर गई तो मैंने नागिन दुर्गा से कहा, प्लेटफॉर्म जहां खत्म होता है वहां स्टेशन का नाम लिखा होगा, तुम यहीं बैठो, मैं आगे जाकर मालूम करता हूँ कि उस स्टेशन का नाम क्या है। दुर्गा ने कहा, अपना ख्याल रखना करमदाद। मैं सामान के ढेर में से निकलकर प्लेटफॉर्म के आखिरी किनारे की तरफ रेंगने लगा। ज्यादा फासला नहीं था। मैं बोर्ड के पास पहुंच गया। वहां ऊपर खंबे के साथ तो बल्ब रोशन था। मैंने स्टेशन का नाम पढ़ा जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबानों में ही लिखा हुआ था। मैं उसी तरह रेंगता हुआ दुर्गा के पास वापस आ गया और उसे कहा, स्टेशन का नाम धरीवाड़ा है। नागिन दुर्गा ने फौरन कहा, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था करमदाद। हम छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के दरमियान में ही हैं। जो ट्रेन अभी अभी गई है वो नागपुर की तरफ जा रही थी। उधर से अब जो ट्रेन आएगी वो होशंगाबाद से होती हुई भोपाल जाएगी। मुझे भी तसल्ली हो गई थी कि हम भोपाल पहुंच जाएंगे। अब हमें नागिन दुर्गा की तरफ से आने वाली ट्रेन का इंतजार था। आखिर काफी देर इंतजार करने के बाद एक ट्रेन नागपुर की तरफ से आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। हम दोनों सामान के पीछे से निकले और प्लेटफॉर्म की ढलान उतर गए। फिर रेलवे लाइनों को अबूर किया और जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी उसकी दूसरी तरफ से आकर एक डिब्बे के पहियों पर से रेंगते हुए डिब्बे की छत पर चढ़ गए। ये बहुत बड़ा मरहला था जिसको हमने तय कर लिया था। मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा अब ये समझ लो कि हम भोपाल पहुंच गए हैं। दुर्गा कहने लगी, ये गाड़ी आधी रात के बाद भोपाल पहुंचेगी, उस वक्त हम कहां जाएंगे। मैंने कहा, भोपाल में मेरा जो दोस्त है मैं उसके घर जाने की कोशिश करूंगा। वो बोली, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं दुर्गा को किसी हालत में भी भोपाल के सरफरोश मुजाहिदों की खुफिया कमीनगाह में नहीं ले जा सकता था। मैंने कहा, दुर्गा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरा दोस्त अपने घर पर होगा या नहीं होगा। तुम मेरे साथ अपनी जान का खतरा क्यों मोल लेती हो? मैं भी ये नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भेरू जी के मंदिर में जाकर किसी जगह छुप जाना। रात गुजर जाएगी तो मैं सुबह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद सोच लेंगे कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। दुर्गा राजी नहीं होती थी मगर मैंने उसे राजी कर लिया। इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी। हम दोनों पहले तो कुंडली मार कर डिब्बे की छत के बिल्कुल दरमियान बैठे थे। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और हवा भी तेज थपेड़ों की शक्ल में तब्दील हो गई तो हम छत पर बिल्कुल साथ साथ लेट गए। ट्रेन रात के अंधेरे में तारीक जंगलों में से गुजरती चली जा रही थी। गाड़ी देर तक चलती गई। फिर कोई स्टेशन आया। ट्रेन वहां थोड़ी देर के लिए रुकी और आगे रवाना हो गई। इसी तरह कई स्टेशन आए और गुजर गए। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो दुर्गा कहने लगी, मेरा ख्याल है आगे होशंगाबाद का स्टेशन आएगा। और ऐसा ही हुआ। नागिन दुर्गा का अंदाजा दुरुस्त निकला। अगला स्टेशन होशंगाबाद का था। ये बड़ा शहर था। स्टेशन भी काफी कुशादा था और रोशनियों से जगमगा रहा था। ट्रेन एक बारौनक प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो गई। मैं और नागिन दुर्गा डिब्बे की छत से चिमटे हुए थे। हम नीचे नहीं उतर सकते थे। हमारा डिब्बा पिछले डिब्बे से एक दो डिब्बे आगे था। प्लेटफॉर्म पर पुलिस के सिपाही भी नजर आ रहे थे और एक टिकट चेकर भी एक तरफ खड़ा मुसाफिरों को डिब्बे में सवार होते और डिब्बे से उतरते देख रहा था। हम डिब्बे की छत से लगे हुए थे। मैंने दुर्गा से पूछा, किसी की हम पर नजर न पड़ जाए, ये बताओ कि गाड़ी यहाँ कितनी देर ठहरती है। मैंने बड़ी धीमी आवाज में दुर्गा से पूछा। उसने सरगोशी में कहा, कुछ मालूम नहीं। होशंगाबाद बड़ा स्टेशन है, यहाँ गाड़ी देर तक रुकती है। खामोशी से लेटे रहो, हमें कोई नहीं देखेगा। अचानक मुझे एक झटका सा लगा। पहले तो मैं समझा कि ट्रेन चल पड़ी है मगर ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी थी। ये झटका सिर्फ मुझे ही लगा था। मैं एकदम से होशियार हो गया। मेरे साथ कुछ होने वाला था। मुझे दूसरा झटका लगा।
दूसरे झटके के साथ ही मुझे अपना जिस्म बोझल और भारी महसूस होने लगा। मेरी काया पलट हो रही थी। मैं सांप से वापस इंसानी शक्ल में आ रहा था। मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा मैं अपनी शक्ल में वापस आ रहा हूँ। दुर्गा ने खुश होकर कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कहा हाँ, मगर इंसानी शक्ल में आते ही मुझे छत पर लेटा लोग देख लेंगे। दुर्गा ने जल्दी से कहा, तुम नीचे उतर जाओ करमदाद, डिब्बे की दूसरी तरफ से नीचे उतर जाओ। लेकिन किस्मत ने मुझे उतनी मोहलत ही न दी। मुझे 2-3 और झटके लगे और मैं एकदम सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ गया। मैं छत पर लेटा हुआ था। यहाँ काफी रोशनी थी। लोगों ने एक आदमी को छत पर लेटे देखा तो वहाँ जमा हो गए। किसी ने कहा, ये कोई पागल आदमी है, पुलिस को बुलाओ। मैं उठकर बैठ गया। वहाँ शोर मच गया। पुलिस के सिपाही और टिकट चेकर दौड़कर डिब्बे के पास आ गए। पुलिस के सिपाही ने करख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम? ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे उतरो। नागिन दुर्गा मेरे पास ही डिब्बे के छत पर लेटी हुई थी। उसने कहा, करमदाद भगवान के लिए मेरा मुंह चूम लो। लेकिन दोनों पुलिस के सिपाही डिब्बे के ऊपर चढ़ आए। उनकी नजरें मेरे पास ही डिब्बे की छत पर एक सांप पर पड़ी तो शोर मचा दिया, अरे सांप है सांप। और एक सिपाही डंडा मारता हुआ नागिन दुर्गा की तरफ बढ़ा। मैंने जल्दी से नागिन दुर्गा को उठा लिया और कहा, ये मेरा सांप है, मैंने इसे पाल रखा है। डिब्बे के अंदर रश था इसलिए छत पर चढ़ गया। सिपाही कुछ खौफजदा से होकर पीछे हट गए। एक सिपाही ने चीख कर कहा, अबे इस साले सांप को फेंक दो। मैंने नागिन दुर्गा को अपनी जैकेट की जेब में रख लिया और कहा, संतरी जी ये मेरा पालतू सांप है, किसी को कुछ नहीं कहेगा, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। पुलिस ने मुझे डिब्बे की छत से नीचे उतार लिया। मुसाफिर जमा हो गए थे और मुझे बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहे थे कि ये आदमी डिब्बे की छत पर सफर कर रहा था। टिकट चेकर भी आ गया। उसने मुझसे पूछा, टिकट दिखाओ, कहाँ से ट्रेन पर चढ़े थे? मेरे पास टिकट कहाँ था? मैंने कहा, महाराज बात यह है कि मैं गरीब आदमी हूँ, ये मेरा पालतू सांप है और इसे मैं भेरू जी के मंदिर की यात्रा कराने भोपाल ले जा रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे भोपाल चले जाने दें। टिकट चेकर बड़ा सख्त मिजाज हिंदू था। कहने लगा, ये कथा कहानी किसी और को सुनाना, टिकट के पैसे निकालो। तुम्हें नागपुर से होशंगाबाद का किराया भी अदा करना होगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मैंने कहा, महाराज मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, पैसे कहाँ से निकालूं? टिकट चेकर ने पुलिस के सिपाहियों से कहा, इसे मेरे दफ्तर में ले आओ, इसे बगैर टिकट सफर करने की सजा भुगतनी होगी। इन लोगों ने इंडियन रेलवे को अपने बाप का माल समझ रखा है। चलो। दोनों सिपाहियों ने मुझे बाजुओं से दबोच लिया और खींचते हुए एक कमरे में ले गए जहां 2-3 क्लर्क बैठे काम कर रहे थे। टिकट चेकर ने सिपाहियों से कहा, इसे अंदर बंद कर दो। उसी कमरे में एक हवालात सी बनी हुई थी जिस पर सलाखों वाला दरवाजा लगा था। सिपाहियों ने मुझे हवालात के अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। टिकट चेकर ने मेज की दराज में से एक ताला निकाला और दरवाजे पर लगाते हुए बोला, तुम लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, यात्रा का बहाना बनाकर रेलगाड़ियों में मुफ्त सफर करते हो। आज की रात तो हवालात में गुजारो, सुबह तुम्हें रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मैं वाकई परेशान हो गया, इसलिए मैं भोपाल से ज्यादा दूर नहीं था। ये वो इलाका था जहां पुलिस मेरी तलाश में थी। मैं कई वारदातों में पुलिस को मतलूब था। अगर मेरा राज खुल जाता है और पुलिस को इल्म हो गया कि मैं ही वो कमांडो हूँ जिसने इलाके में कई धमाके किए थे, तो फिर मेरा बचना मुहाल था और मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। नागिन दुर्गा सांप की शक्ल में मेरी जेब में थी। मेरे जहन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हिंदू खा कितना ही मॉडर्न और पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो बुनियादी तौर पर तवहम परस्त होता है और देवी देवताओं के शराब यानी बद्दुआओं से बेहद डरता है। मैंने दिल में तय कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठ गया था और अपने साथी क्लर्कों से बगैर टिकट सफर करने वालों की सरजनिश के बारे में बातें करने लगा। इतने में भोपाल की तरफ से जाने वाली ट्रेन रवाना हो गई। मैं बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसे दफ्तर के दरवाजे के बाहर प्लेटफॉर्म पर से गुजरते देखता रहा। जब ट्रेन चली गई और पुलिस के सिपाही भी चले गए और प्लेटफॉर्म पर किसी हद तक खामोशी छा गई, तो मैंने अपने प्लान पर अमल करते हुए जरा ऊंची आवाज में नारा लगाया, जय शिव शंकर। टिकट चेकर और दूसरे दोनों क्लर्कों ने मेरी तरफ देखा। टिकट चेकर ने सख्त लहजे में कहा, देखो आराम से बैठे रहो, ये तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, रेलवे की हवालात है, तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैंने दूसरी बार जय शिव शंकर का नारा बुलंद किया तो बददिमाग टिकट चेकर ने गुस्सीली आवाज में कहा, साले अब तेरी ऐसी मुरम्मत करवाऊंगा कि नानी याद आ जाएगी। मैंने अपनी आवाज में साधु सन्यासियों वाला एतमाद पैदा करते हुए कहा, मूर्ख तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और जिस नाग को मैं भेरू जी के मंदिर की यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ वो देवता शिव शंकर की देवदासी है। टिकट चेकर उठकर सलाखों के पास आ गया और इंतहाई गुस्से में उसने सलाखों में हाथ डालकर मुझे पीछे धकेला
फिर बोला, मैं तुम फ्रॉड लोगों के सब चरित्र जानता हूँ। अरे मैं ग्वालियर का ब्राह्मण हूँ, तुम्हारी इन मक्कारी की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, चुपके से बैठ जा। और वो बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक जेब में हाथ डालकर नागिन दुर्गा को निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया और बुलंद आवाज में कहा, ए महाप्रभु शिव शंकर की देवदासी दुर्गावती, ये मूर्ख भेरू जी की यात्रा से रोक रहे हैं, इनको बता के तू कौन है। और मैंने जेब में हाथ डालकर नागिन दुर्गा को बाहर निकाल लिया। मुझे मालूम था कि वहाँ जो बातें हुई हैं वो नागिन दुर्गा ने बाकायदा सुन ली हैं और वो इस ड्रामे में अपना किरदार अदा करने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। चुनाचे ऐसे ही हुआ। जैसे ही मैंने नागिन दुर्गा को अपने हाथ में लेकर बुलंद किया, नागिन दुर्गा ने औरत की आवाज में कहा, इन मूर्खों को बता दो कि मैं शिव महाराज की देवदासी दुर्गा हूँ। अगर इन्होंने मुझे भेरू जी की यात्रा न करने दी तो मैं इन्हें ऐसा शराब दूंगी कि इनकी सारी संतान अगले 1 लाख जन्मों में कुत्तों की शक्ल में पैदा होगी। मैंने जो ड्रामा खेला था ये उसका क्लाइमैक्स था। मैंने देखा कि टिकट चेकर और दोनों क्लर्क अपनी सीटों से उठकर खड़े हो गए थे। उनके रंग उड़े हुए थे और उनके जिस्म जैसे थर थर कांप रहे थे। बात ही ऐसी थी, उनके सामने एक औरत सांप की आवाज में बोल रही थी। ये देखकर तो एक आम आदमी, यहाँ तक कि कोई अंग्रेज साइंसदान भी एक बार तो जरूर हैरान परेशान हो जाता। और वो लोग तो हिंदू थे और आवागौन उनका जन्म जन्म का अकीदा था। मैंने जब देखा कि तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर बैठा है तो मैंने टिकट चेकर से कहा, क्या अब भी तुम हमें हवालात में कैद रखोगे? टिकट चेकर ने जल्दी से हाथ बांध कर कहा, क्षमा कर दें महाराज, क्षमा कर दें। दूसरे हिंदू क्लर्क भी हाथ जोड़कर खड़े थे। टिकट चेकर ने जल्दी से मेज की दराज में से चाबी निकाली और सलाखों के पास आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोल दिया और अदब से एक तरफ हट कर बोला, महाराज मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपका दास हूँ। मैं बड़ी शान से नागिन दुर्गा को अपनी कलाई के साथ लपेटते हुए हवालात से बाहर आया। टिकट चेकर ने लपक कर कुर्सी आगे कर दी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। टिकट चेकर ने एक क्लर्क से कहा, भोला राम जल्दी से महाराज के लिए जलपानी ले आ। भोला राम क्लर्क जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि ये हिंदू क्लर्क बाहर जाकर सबको बता देगा कि उसने भगवान शिव की देवदासी के दर्शन किए हैं। वो नाग की शक्ल में औरत की तरह बातें करती है और वहाँ एक हुजूम इकट्ठा हो जाएगा जो मैं हरगिज नहीं चाहता था। मैंने भोला राम को मुखातिब करते हुए कहा, भोला राम खबरदार बाहर किसी से मत कहना कि अंदर भगवान शिव की देवदासी और उसका अवतार मौजूद है। अगर तुमने किसी से बात की तो वहीं जलकर भस्म हो जाओगे। भोला राम क्लर्क ने वहीं हाथ जोड़े और कहा, हरगिज नहीं कहूंगा, और वो बाहर निकल गया। टिकट चेकर और दूसरा क्लर्क मेरे सामने फर्श पर बैठ गए। मैं ये तमाशा भी नहीं करना चाहता था कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूं और रेलवे का एक टिकट चेकर जो अपनी वर्दी में था मेरे सामने फर्श पर बैठा रहे। ये मंजर देखकर भी लोग मुतवज्जे हो सकते थे। मैंने टिकट चेकर और दूसरे क्लर्क से कहा, जमीन से उठकर कुर्सियों पर बैठ जाओ। उन्होंने इस तरह मेरा हुक्म माना जैसे मेरे गुलाम हो। फौरन उठे और कुर्सियों पर बैठ गए। नागिन दुर्गा मेरी कलाई के साथ लिपटी हुई थी। उस वक्त मुझे ये ख्याल भी आया कि क्यों ना मैं नागिन दुर्गा का मुंह चूमकर उसे औरत की शक्ल में वापस ले आऊं। खुदा जाने फिर ये मौका कब मिले। साथ ही ये ख्याल भी आ गया कि अगर मैं दुर्गा को औरत की शक्ल में वापस ले आया तो कहीं मामला खराब ना हो जाए। फिर ये लोग हो सकता है मुझे जादूगर समझने लगे और ड्रामे का जो हिंदुआना देवमालाई पुरस्कार समा बंधा हुआ था वो बिगड़ जाए। इस बात का मुझे यकीन था कि अब जबकि मैं इंसानी शक्ल में वापस आ चुका था तो कम से कम 2-4 घंटे तो जरूर इसी शक्ल में रहूंगा। यहाँ से दूसरी गाड़ी में भोपाल की तरफ रवाना हो जाऊंगा और फिर किसी भी जगह नागिन दुर्गा का मुंह चूमकर उसे औरत की शक्ल में वापस ले आऊंगा। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि नागिन दुर्गा भी बेचैन होगी कि मैं जल्दी से उसका मुंह चूमकर उसे इंसानी शक्ल में वापस लाऊं। चुनाचे मैंने उसको तसल्ली देने की खातिर जुमानी अंदाज में कहा, ए महादेवी दुर्गावती, मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रही है। बड़ी जल्दी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तू फिर से वही बन जाएगी जो तू पहले थी। मेरी इन बातों को वो लोग भी देवी देवताओं और अवतारों की जबान के पुरस्कार इशारे ही समझे और अदब से हाथ जोड़कर बैठे रहे। नागिन दुर्गा ने मेरी तसल्ली की खातिर कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ही होगा, मैं तो आपकी दासी हूँ। दूसरी बार इतने करीब से एक सांप को औरत की आवाज में बोलते सुनकर दोनों हिंदुओं के मुंह से बेख्तियार निकल गया, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। सांप की शक्ल में आने के बाद मुझे भूख महसूस होने लगी थी। मैंने टिकट चेकर से कहा, बाल के हमारे भोजन पानी के लिए कुछ लाया जाए। उसी वक्त हमारे लिए होशंगाबाद के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम से मुर्ग बिरयानी और खीर आ गई, जिसे मैंने खूब सेर होकर खाया। मैंने उन लोगों पर मजीद रोब जमाने के लिए नागिन दुर्गा से पूछा, महानाग की देवदासी, क्या तुझे भी जल पानी करना है?
मुझे मालूम था कि नागिन दुर्गा चूंकि सांप के रूप में है, उसे भूख प्यास उतनी नहीं लगी होगी। नागिन दुर्गा ने औरत की आवाज में कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे भूख नहीं है, हाँ प्यास जरूर लगी है। तीनों रेलवे कर्मचारी फटी फटी आंखों से नागिन दुर्गा को औरत की आवाज में बातें करते सुन रहे थे। मैंने टिकट चेकर से कहा, बालका, देवदासी दुर्गा मैया के लिए दूध का कटोरा लाया जाए। उसी वक्त प्याले में दूध आ गया, जिसे नागिन दुर्गा ने भी शेर होकर पिया। उसके बाद मैंने टिकट चेकर से कहा, हमारे भोपाल जाने का बंदोबस्त किया जाए। टिकट चेकर ने हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज 1 घंटे बाद नागपुर से मध्य प्रदेश एक्सप्रेस आ रही है, आपको मैं खुद उसमें बिठाऊंगा, वो आपको भोपाल पहुंचा देगी। मैंने टिकट चेकर से कहा, सुनो बच्चा, एक बात का ध्यान रखना, तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें महामैया के दर्शन हुए हैं, मगर ये बात अपने तक ही रखना। फिर मैंने दूसरे क्लर्कों से भी मुखातिब होकर कहा, तुम भी ध्यान से सुनो, अगर तुम में से किसी ने किसी दूसरे को ये राज बता दिया तो तुम्हें महामैया की बद्दुआ लगेगी और तुम्हारा सारा खानदान, माल मर्यादा तबाह हो जाएगी। तीनों यकज़बान होकर बोले, हरगिज नहीं महाराज, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उन्होंने मेरे लिए चाय भी रिफ्रेशमेंट रूम से मंगवाई। 1 घंटे तक वो मेरी टहल सेवा करते रहे। उसके बाद भोपाल जाने वाली गाड़ी आ गई। उन्होंने खुद मुझे ट्रेन के गार्ड से कहकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिठा दिया। जब तक ट्रेन नहीं चली, तीनों रेलवे के कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर हाथ बांधे खड़े रहे। नागिन दुर्गा को मैंने जेब में रख लिया था। ट्रेन होशंगाबाद स्टेशन से चली तो मैंने भी सुख का सांस लिया। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में मेरे सिवा और कोई नहीं था। ट्रेन के रवाना होने के बाद मैंने नागिन दुर्गा को जेब से निकाला तो वो बोली, करमदाद, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने अच्छे एक्टर भी हो, तुम्हें तो बम्बई की फिल्मों में हीरो का काम मिल सकता है। मैंने उसे कहा, दुर्गा, अगर मैं ये एक्टिंग न करता तो हम इस वक्त जेल की हवा खा रहे होते। ये अदाकारी मुझे करनी ही पड़ी। नागिन दुर्गा ने बेचैनी से कहा, करमदाद, अब जल्दी से मेरा मुंह चूम कर मुझे इंसानी शक्ल में वापस ले आओ। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। डिब्बे में कोई मुसाफिर नहीं है। मैंने कहा, दुर्गा, खुदा करे कि मेरे मुंह चूमने से तुम्हारी इंसानी शक्ल वापस आ जाए, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। नागिन दुर्गा बोली, तुम हमारे खुफिया मंत्रों की ताकत को नहीं जानते, तुम मेरा मुंह चूमो। नागिन सांप के रूप में थी। मेरा दिल उसका मुंह चूमने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने नागिन दुर्गा को हाथ में लिया और फिर बड़ी बेदिली के साथ उसका मुंह चूम लिया, मगर नागिन दुर्गा अभी तक सांप के रूप में थी। मैंने कहा, देखा नागिन दुर्गा, मैंने कहा था ना कि मुझे शक है, मेरे मुंह चूमने पर भी तुम वैसी की वैसी सांप ही रही हो। नागिन दुर्गा ने कहा, मुझे सामने वाली सीट पर रख दो, मैं अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रही हूँ। मैंने जल्दी से उसे सामने वाली सीट पर रख दिया। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में खूब रोशनी हो रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार से भोपाल की तरफ उड़ी जा रही थी। मैंने देखा कि नागिन दुर्गा सीट पर बैठे बैठे बल खाने लगी थी। कभी वो अपना फन खोल कर लहराती, कभी फन सुकेड़ कर सीट के गदेले पर लोटपोट होने लगती। मैंने पूछा, दुर्गा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ करमदाद, तुम खामोश रहो। फिर वो एकदम जैसे पुरसुकून हो गई और सीट पर लेट गई। उसके साथ ही उसके मुंह से एक सिसकारी की आवाज निकली और दूसरे लम्हे सीट पर से सांप गायब हो गया और उसकी जगह दुर्गा औरत के रूप में लेटी हुई थी। उसने लेटे लेटे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खुमार सा था। कहने लगी, करमदाद, एक बार फिर मेरा मुंह चूमो, थोड़ी सी कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, बेहतर यही है कि तुम मुझसे प्रेम का इजहार न करो, मुझे ये बातें किसी दूसरी औरत की जबान से अच्छी नहीं लगती। नागिन दुर्गा खामोश हो गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। गाड़ी एक स्टेशन पर रुक गई। वो मुझसे जरा अलग होकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। खिलाफे तवक्को दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पुजारियों ने मुझे दूध पिलाया था, अब बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा। ये कौन सा स्टेशन है? खुदा जाने भोपाल अभी कितनी दूर है। दुर्गा भी उठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। मामूली सा स्टेशन था। कहने लगी, भोपाल ज्यादा दूर नहीं है, भोपाल हम रात गए पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने दुर्गा से कहा, अब तुम नागिन के रूप में नहीं हो, औरत बन चुकी हो। मेरा ख्याल है तुम्हारा अकेले भेरू जी के मंदिर में जाना ठीक नहीं। वो मेरी तरफ अजीब अंदाज से देख रही थी। तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? मैंने कहा, ये चाहने या न चाहने की बात नहीं है, सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि तुम्हारा इतनी रात गए भेरू जी के मंदिर में जाना मुनासिब नहीं। वो बोली, तो फिर मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मैं नागिन दुर्गा को किसी हालत में भी भोपाल के सरफरोश मुजाहिदों की खुफिया कमीनगाह का रास्ता नहीं दिखाना चाहता था। मैं सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। नागिन दुर्गा ने
मुझे उलझन में मुब्तला देखा तो कहा, तुम मेरी फिक्र न करो, भेरू जी के मंदिर में दूसरी औरतें भी रहती हैं, मैं उनके पास रह लूंगी, तुम मुझे भेरू जी के मंदिर में छोड़ आओ। मैंने कहा, अगर वहाँ दूसरी औरतें भी रहती हैं तो ठीक है। उसने मेरा मसला हल कर दिया था। मैंने एक खाली रिक्शे को हाथ देकर रोका, हम दोनों उसमें बैठ गए। मैंने रिक्शे वाले को भेरू जी के मंदिर जाने को कहा और रिक्शा रवाना हो गया। रात काफी हो चुकी थी। भोपाल के बाजार तकरीबन खाली पड़े थे। भेरू जी का मंदिर शहर के मशरकी हिस्से में वाक़ था। हम वहां पहुंच गए। नागिन दुर्गा नीचे उतरी तो मैंने उसे कहा, मैं कल रात को ही आ सकूंगा। वो बोली, तुम चाहे जिस वक्त आ जाना, मैं तुम्हें मंदिर के महिला आश्रम में ही मिलूंगी। वो मंदिर के दरवाजे की तरफ चली गई। मैंने रिक्शे वाले को एक खास चौक की तरफ चलने को कहा और रिक्शा उस तरफ रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।